नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका टारगेट 2022 के इस सेशन में। आज का जहां पर हम लोग ऑफ कोर्स डिस्कस करते हैं वैसे न्यूज़ जो क्या हम लोग अपने ऑप्शन से तो रिलेट कर ही सकते हैं, बट बहुत से एस्पेक्ट आप अपने जीएस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे में भी, सब में। एनीवे, सबसे पहला जो यहाँ पे न्यूज़ दोस्तों था, मैं वो कटआउट नहीं यहाँ पे पेज लगा रहा हूँ। अगेन आप लोग सबने पढ़ा होगा कोस्टल वल्नरेबिलिटी इंडेक्स के बारे में, राइट। कोस्टल वल्नरेबिलिटी, देखो हमारा जो कोस्ट है ना, कोस्ट लाइन अराउंड 7,500 किलोमीटर का, ये तो आपको सबको पता होगा, राइट। नाउ पूरा कोस्ट आप देखो, गुजरात से लेकर बंगाल तक का कोस्ट में अलग अलग डिजास्टर्स इन द वल्नरेबिलिटी का जो एक्सटेंट है ना, बहुत अलग अलग लेवल का है। जैसे ओवरऑल इस इंडेक्स के आधार पर ये देखा गया उड़ीसा में सबसे ज़्यादा वल्नरेबिलिटी है, राइट। वैसे ही डिफरेंट अदर पार्ट्स ऑफ इंडियन स्टेट्स जैसे गुजरात ले लो, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, सबकी वल्नरेबिलिटीज ओवरऑल अलग अलग है, राइट। और ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी है, राइट। मतलब इनफैक्ट क्लियरली बोला गया मल्टी हैजार्ड वल्नरेबिलिटी मैपिंग, दैट इज कोई भी एक कोस्ट में जो है कोई एक क्लाइमेटिक डिजास्टर से वल्नरेबल नहीं है। जैसे से फॉर एग्जांपल साइक्लोन, राइट। यहाँ पे साइक्लोन आने की भी प्रोबेबिलिटी है। इस कोस्ट में आपको जाकर सी लेवल राइज का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इस लेवल में अगर बाई चांस सोचो, डिफरेंट अदर शॉर्ट ऑफ जैसे टाइडल रेंजेस, वेव हाइट्स अलग अलग है, कोस्टल एलिवेशंस, शोर चेंज रेट, जो ओवरऑल इस रीजन की जियोमॉर्फोलॉजी, दैट इज वहाँ की रॉक की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी है, वेदर दैट इज सॉफ्ट रॉक, दैट इज हार्ड रॉक, ठीक है। तो वो अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है, कोस्टल वल्नरेबिलिटीज के। नाम ये आपने भी पढ़ा होगा, मैं आशा करता हूँ। बट मैं यहाँ पर सवाल यह होता है दैट डिस्कस क्यों कर रहा हूँ आपसे। देखो ध्यान देना, यह कोस्टल रीजन्स, ये जो इंडेक्स बना है ना, सिर्फ कोस्टल रीजन्स को ही कंसर्न किया है इसने। क्या ये इनलैंड में घुसा है? नो, ये देख रहा है दैट ओवरऑल हमारे जितने भी सारे कोस्टल स्टेट्स हैं, व्हाट इज द लेवल ऑफ वल्नरेबिलिटी दैट दीज कोस्ट आर गोइंग थ्रू, ठीक है। उसके आधार पर कोस्टल वल्नरेबिलिटी, मतलब क्या हम लोग बोल सकते हैं यह कोई एक रीजन को स्पेसिफिक कर रहा है। वही देखो काइंड ऑफ, अगर आप एरियल डिफरेंशिएशन में भी देख लीजिएगा, है ना, वो क्या था, कांत ने क्या बोला था, इमैनुअल कांट ने, दैट ओवरऑल जो है उन्होंने एक्सेप्शनलिज्म का फॉर्मूला दिया था, दैट इज एक कोई मतलब एक होल स्पेस में जो अलग अलग रीजन को हमें अलग अलग स्टडी करनी चाहिए, राइट। तो वैसे भी अगर ये पूरा ओवरऑल देख ले तो यहाँ पर आप पूरा कोस्टल रीजन को एज ए रीजन मान सकते हैं, क्योंकि मैंने सब समय आपको ये समझाया है माफ कीजिएगा, दैट यार गला का फ्यूज उड़ गया मेरा, है ना। मैंने आपको सब बार यही समझाया है दैट कोस्टल रीजन में अगर देख लीजिएगा तो मतलब रीजन जो है ना एक सब्जेक्टिव टर्म है। आप पूरा इंडिया को भी एज ए रीजन मान सकते हैं, आप सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्न वाला पार्ट को भी एज ए रीजन मान सकते हैं, आप सिर्फ नॉर्दर्न इंडिया को एक रीजन मान सकते हैं, आप सिर्फ सदर्न इंडिया को एक रीजन मान सकते हैं। वैसे ही आप कोस्टल रीजन को भी रीजन मान सकते हैं, और उसके आधार पर हम लोगों ने इस रीजनल एनालिसिस के आधार पर हम लोग बोल सकते हैं यस दैट कुड बी सेड दैट हाँ, ये इंडेक्स जो निकाला गया ना, ये उसके आधार पर। जब भी अपन एरियल डिफरेंशिएशन की डिस्कस करते हैं, राइट, तो एरियल डिफरेंशिएशन होता क्या है, मतलब ये सब चीज़ें अगेन मैंने इसलिए स्क्रीनशॉट लगा दिया जिससे आप खुद से पढ़ लो दैट what was the thing that was being spoken by Kant, what was the thing that was being said by Bernard Varenius, right. स्ट्रैबो ने क्या बोला था, हेकाटियस ने क्या बोला था, हिटनर, रिस्टोफेन, स्ट्रैबो, रिचर्ड पीट, हार्वे, क्योंकि अल्टीमेटली इफ़ यू नो दीज थिंग्स देन यू कैन जॉट डाउन देम इन योर पेपर, ठीक है। तो इसीलिए बार बार मैं, क्योंकि शायद कुछ दिन पहले ही मैंने जब एरियल डिफरेंशिएशन का लेक्चर आपको एक अलग से लिया था, उसमें मैंने ये बताया था, ठीक है। सो अगेन आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस इट अगेन। एनीवेज, नेक्स्ट जो है दोस्तों, यह है केरला मॉडल ऑफ डेवलपमेंट को रिलेटेड। नाउ इस आर्टिकल को पढ़कर जो मैंने चीज़ समझी वह यह थी दैट केरला मॉडल ऑफ डेवलपमेंट में इन्होंने जो मॉडल लिया है वो ऐसा था जहां पर सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स पे ज़्यादा फोकस किया गया, इकोनॉमिक में भी फोकस किया गया, बट नॉट इन अ लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव। शॉर्टर टर्म पर्सपेक्टिव में इकोनॉमिक रीजन को फोकस करके इन्होंने वहाँ पर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ की।
और ओवरऑल अगर देख लीजिएगा केरला का कोई भी इंडिकेटर देख लीजिए, वो लिटरेसी देख लो, इनफैक्ट मोर्टालिटी रेट देख लो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब ओवरऑल हेल्थ इंडिकेटर्स तो बहुत ही अच्छा है उनका, ठीक है। बर्थ रेट देख लो रिस्पेक्टिवली बहुत अच्छा है, ठीक है, सब कुछ है ना। बर्थ रेट मतलब मैं आपको जस्ट बोल रहा हूँ दैट डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के एक्सट्रीम स्टेज में ये पहुंच गया है ना, ऐसा है ओवरऑल। अगर यूपी उसके बाद बिहार, वेस्ट बंगाल, ये सब रीजन देख लो तो ये सब बहुत पीछे है अभी भी, ठीक है। बट ओवरऑल अगर आप केरला को देख लीजिएगा तो ये बहुत आगे बढ़ चुका है, ठीक है। देखो ये सबसे काम नहीं होता है, इसमें एक बहुत आस्पेक्ट जो चीज़ आ जाता है वह है, जो इस आर्टिकल में आप एनालाइज कर सकते हो, वो है डाइकोटोमी। डाइकोटोमी क्या है? बिटवीन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखो पता है ना आपको ग्रोथ क्या होता है, पता है आपको डेवलपमेंट क्या होता है? ग्रोथ जब भी मैं बात करता हूँ तो वो इकोनॉमिक एस्पेक्ट में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। बट डेवलपमेंट की जब भी बात कर रहा हूँ मैं, वो होलिस्टिक एस्पेक्ट में, राइट। तो देखो केरला की मॉडल, जैसे मैंने बोला दैट यहाँ पे सोशल कैरेक्टरिस्टिक, सोशल को तो एंगल को बहुत ज़्यादा फोकस किया गया, बहुत सारे रीजंस हैं, क्योंकि वहाँ पे आप बोल सकते हो मिशनरीज बहुत पहले से काम कर रहे थे, मतलब क्रिश्चियन मिशनरीज, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा वहाँ के लोग को एडुकेट किया, तो ये सब फैक्टर्स है। आप बोल सकते हो दैट वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो प्रो, आप क्या बोल सकते हैं, सोशलिस्ट है, क्योंकि अल्टीमेटली सीपीआईएम चलाती है उस रीजन को, ठीक है। तो दे आर प्रो सोशलिस्ट, ठीक है। तो नहीं, ठीक है, सोशलिस्ट भले ही आप सोशलिस्ट बन के ये सोशल पैरामीटर्स तो आपने बहुत अच्छे कर दी, बट व्हाट अबाउट द इकोनॉमिक पैरामीटर्स, उसको तो आपने ठीक से देखा नहीं ना। तो ये भी एक लॉन्गर रन में हमें देखने की यहाँ पर बहुत ज़रूरत है, और वही इसीलिए मैंने बोला दैट इस लेवल ऑफ डेवलपमेंट जो है ना, इट इज़ नॉन सस्टेनेबल नेचर। और वही चीज़ डाइकोटोमी भी आपका क्रिएट हो रहा है दैट क्या आप अपने रीजन को जब भी डेवलप कर रहे हो, जैसे हम लोग बोलते नहीं है बहुत सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इनफैक्ट देखो ना, आप रीजनल प्लानिंग में भी देख लो ना, ये टॉपिक तो है ही ना जी, प्लानिंग फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, राइट। तो क्या हम इसका केस स्टडी, ये वाला आर्टिकल का केस स्टडी केरला वाला, क्या हम यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं? जी हाँ, एब्सोल्युटली। जब भी देखो क्रिटिकल वाला क्वेश्चन पूछा ही जाता है मेरे भाई, ठीक है, तो वहाँ पे आप बोल सकते हो दैट देखो भाई क्या हो गया, मेरा गले का फ्यूज़ उड़ गया भाई, माफ़ करना भाई अगर मतलब प्रॉब्लम हो रहा हो तो आपको, बट 1-2 दिन ये प्रॉब्लम होगा, बाद में सही हो जाएगा। एनीवेज, प्लानिंग फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट में इस केरला का केस स्टडी आप इंक्लूड कर सकते हो। मैं आशा कर रहा हूँ दैट आपने ये आर्टिकल तो ज़रूर पढ़ी होगी, क्योंकि मैं देखो ये जो आप देख रहे हो ना ये लेसन्स, आप मेक श्योर करो दैट आपने अपने होमवर्क कर लिया होगा, राइट। बेटर मतलब जो बेसिक्स चीज़ें न्यूज़पेपर पढ़ते हो, क्योंकि ज़्यादातर मैं द हिंदू से ही उठाता हूँ चीज़ें, राइट। जो हम हिंदू से नहीं रहता उस चीज़ को मैं अलग से एक्सप्लेन आपको ज़रूर कर देता हूँ, ठीक है, समझ गया बात को। चलो नेक्स्ट इज एमएसपी स्कीम इज ट्रांसफॉर्मिंग इंडियन एग्रीकल्चर। देखो अब क्या है ना, यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा जो मुद्दा मुझे लगा, जिसको आप अगेन एग्रीकल्चर है ना हमारे पेपर 2 में, उसमें तो बहुत सारे इन टॉपिक्स इंक्लूड कर ही सकते हो, बट साथ ही साथ कहीं ना कहीं आप मेंस में भी बहुत हद तक लिख सकते हो, क्योंकि एमएसपी आपका क्लियरली मतलब सिलेबस में लिखा हुआ है भाई, जीएस के सिलेबस में, ठीक है। सो उसको बिल्कुल छोड़ा नहीं जा सकता। एनीवेज, यहाँ पे वैसे तो देखो सरकार क्या बोलती है, अच्छी अच्छी बातें बोलती हैं, क्या बोलती है, अरे भाई हम तो एमएसपी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, चलो अराउंड 23 क्रॉप्स में एमएसपी प्रोवाइड भी किया जाता है, पता है ना, चलो। अच्छा, सरकार और भी अच्छी अच्छी बातें बोलती है, देखो भाई हम तो फार्मर्स का इनकम को दोगुना कर देंगे। इकोनॉमिक सर्वे में क्लियरली क्या बोला गया इस बार, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के बारे में बोला गया है, हाँ। तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन मतलब क्या, देखो आप इंडिया बहुत बड़ा है, ठीक है, नॉर्थ से लेकर साउथ जाइए, ईस्ट से लेकर वेस्ट जाइए, बहुत ज़्यादा एक्सपैंड है जोग्राफिकल एक्सपेंशन जब बहुत ज़्यादा है, तो ऑफ कोर्स हमें ये भी पता है एग्रो इकोलॉजिकल रीजन्स बहुत ज़्यादा है, राइट। तो आप अगर पंजाब में अगर जो क्रॉप डाइवर्सिफाई करने बोल रहे हो, और क्रॉप डाइवर्सिफाई करने बोल रहे हो आंध्र प्रदेश में, तो क्या पंजाब में और आंध्र प्रदेश का सिचुएशन सेम है? नहीं, राइट, क्योंकि एग्रो इकोलॉजिकल कंडीशंस अलग अलग है ना। तो शायद पंजाब में क्रॉप 1, क्रॉप 2, क्रॉप 3 उगाया जाता है, बट शायद वो केरला में आपका जाके क्रॉप 1, क्रॉप 4 और क्रॉप 5 का कॉम्बिनेशन होता होगा, ठीक है। आई डोंट नो दैट व्हाट इज़ क्रॉप, मतलब मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो आप उस सिचुएशन में बोल रहे हो जहाँ पर आप फार्मर्स का इनकम को डबल, मेन तो हमारा एम यही है फार्मर्स का इनकम को डबल करना, उनके इनकम को ज़्यादा सस्टेनेबल बनाना, और वहाँ पे आप एक तो एमएसपी भी कम क्रॉप्स में दे रहे हो, ज़्यादा क्रॉप्स में आपको देना चाहिए। चलो
अब आप ये भी लेकिन गलत आप बोल सकते हो, नहीं यार ज़्यादा क्रॉप्स में देखेंगे तो सरकार उस चीज़ को मैनेज कर नहीं पाएगी, ठीक है मैं मान रहा हूँ, कोई बात नहीं। बट देखो हमारे पास तो पॉइंट आने चाहिए ना यार, है ना। एट द एंड ऑफ द डे आपको उतना उतना कन्फ्यूजन मत क्रिएट कीजिए, उतना भीतर में मत घुसिए। अल्टीमेटली आपके पॉइंट्स को आपको रखना, ख़त्म बात। क्रिटिकल पॉइंट बोल रहा है एकदम दिमाग वाला क्रिटिकल पॉइंट आपको लिखना है, फालतू के उल्टा पुल्टा पॉइंट तो नहीं लिखाइएगा ना जी। उसी लिए मैं बोल रहा हूँ आप यहाँ पे क्लियरली लिख सकते हो दैट देखो कहीं ना कहीं हमें एमएसपी जो है उसकी बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। और डिफरेंट एग्रो इकोलॉजिकल रीजन्स को मद्देनज़र देखते हुए एमएसपी में हमें प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, है ना। आप अच्छा अच्छा चलो 2 मिनट के लिए अगर मैं पकड़ रहा हूँ एमएसपी की ही बात करूँ, तो क्या आप इसके अलग अलग एस्पेक्ट्स लिख सकते हो, दैट इज़ एमएसपी का डिफरेंट इश्यूज़ क्या क्या है आप बता सकते हो। आशा करता हूँ आप लोगों ने ये सब पहले भी पढ़ा होगा, जैसे एमएसपी जो है एंटी कंपटीशन होता है मार्केट के लिए, उसके उसके रिलेटेड इकोलॉजिकल इश्यूज आ जाता है, क्योंकि सोचिए आप कोई क्रॉप्स के लिए अगर एमएसपी कोई रीजन में आप प्रोवाइड कर रहे हो तो ऑब्वियस सा बात है वहाँ के किसान चाहेंगे दैट वो क्रॉप ज़्यादा से ज़्यादा उगे, क्योंकि उसमें अच्छा खासा पैसा उनको मिलेगा, ठीक है। तो उसके लिए वो लोग ज़्यादा फर्टिलाइज़र अंधाधुंध तरीके से इस्तेमाल करेंगे, उससे वहाँ की इकोलॉजी भी बर्बाद हो सकती है। तो ये सब चीज़ें अलग अलग चीज़ है। अब देखिएगा बहुत समय इलेक्शंस आता है तो सरकारें सीधा एकदम एमएसपी का दाम ऊपर बढ़ा देती है, क्यों? यही सब वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए, ठीक है। प्रोक्योरमेंट बहुत समय सरकार प्रॉपरली नहीं कर पाती है, ये सब एस्पेक्ट्स आप लिखिए, है ना। जैसे देखिए जैसे 23 क्रॉप में मैंने बोला ना एमएसपी दिया जाता है, तो शायद कुछ दिन पहले मैंने आपको करवाया था एक आर्टिकल जहाँ पे मैंने डिस्कस बोला था दैट देखो 23 क्रॉप्स में अराउंड सिर्फ वीट और राइस ही है जिसको सरकार प्रोक्योर करती है, बाकी क्रॉप्स का क्या होगा भैया। बाकी क्रॉप्स के लिए ये क्या एक सिर्फ इंडिकेटिव प्राइस है मार्केट में, नहीं होना चाहिए, राइट। क्योंकि आगे किसान का तो यही ना प्रॉब्लम रहता है, देखो भाई बहुत सारे क्रॉप्स जो है पेरिसेबल होता है ना, और हमें अगर प्रॉपरली दाम नहीं मिलता तो हमें मजबूरी में सस्ता दाम में भी उसे बेचना पड़ता है। तो ये सब किसानों का भी तो प्रॉब्लम है, हमें जो कि समझना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं अल्टीमेटली विच वी नीड टू पॉन्डर अपॉन इन ऑर्डर टू सेल थ्रू दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। सो आशा करता हूँ दैट चीज़ें समझ में आई होगी अगेन आपको, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, अगर आपको किसी को भी ज्योग्राफी ऑप्शन के क्लासेस को अटेंड करना है विद आंसर राइटिंग क्लासेस, देन यू कैन ऑप्ट फॉर इंग्लिश बैचेस और यू कैन ऑप्ट फॉर बाइलिंगुअल बैच एज वेल। इसको अटेंड करने के लिए अगेन यू कैन कॉन्टैक्ट दिस वेरी नंबर वेयर यू विल गेट एवरीथिंग असिस्टेंस। और फर्दर अगर आपको इसके बारे में और भी कुछ जानना है तो स्मार्ट रैंकर्स ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ से आप डायरेक्टली क्लासेस को अटेंड कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो, थैंक यू वेरी मच।